दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जिन विषयों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो विषय बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ख़ास तौर से उसमें ईरान और इज़राइल के बीच में जो घटनाक्रम है वो थोड़े से बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर चेतावनी आई है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की कि अगर कहीं इज़राइल ने हमला कर दिया तो ईरान तैयार है, तो इज़राइल को उसके लिए फिर तैयार रहना होगा। ईरान अगर अटैक करेगा तो बड़ा करेगा और फिर ये बड़ी चेतावनी पहली बार निकल कर वहाँ पर आई है। दूसरी, बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस थोड़ा सा डीप होता जा रहा है। वहाँ पर एजिटेशन यानी कि जो सारे जो लोग निकलते थे, प्रदर्शन करते थे, उस पर रोक लगाई गई है। मोहम्मद यूनुस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही एक ट्रंप और मस्क की जो लड़ाई है आपस में एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ गई है जहाँ पर सुनने में आया है कि मस्क के जो फादर हैं वो अब मॉस्को गए हैं और रूस शायद उनको एक ऑफर दे रहा है कि भाई चलो मैं तुम्हारे बीच में कोई ना कोई सुलह करवा देता हूँ, कोई एग्रीमेंट करवा देता हूँ, तो आप ऐसा मत करो। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम के अंदर। और पहले इसी पर बात कर लेते हैं ट्रंप के मसले के ऊपर कि ट्रंप और मस्क की जो डर्टी वॉर है वो बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गई है। हालांकि मस्क ने कुछ जो कंट्रोवर्शियल एप्स्टीन फाइल के ट्वीट्स थे वो डिलीट कर दिए हैं, हटा दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब मस्क के जो फादर थे मॉस्को पहुंच गए तो रूस शायद उन दोनों के बीच में एक मीडिएशन की बात कर रहा है। कहाँ तो पहले क्या कहते कि ट्रम्प मीडिएशन की बात कर रहे थे जंग रुकवाने के लिए, अब पुतिन यानी कि मॉस्को जो है वो मीडिएशन की बात कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरी की पूरी जो है भारत में आए हुए थे, एक्चुअली वो उसके पिता जो थे अब वो वहाँ चले गए हैं। तो जो रिश्ते हैं डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के वो काफ़ी खराब और नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इसमें रशिया एक मीडिएटर की भूमिका निभाने को बेचैन नज़र आ रहा है और उनका कहना है कि हम अगर आप चाहो तो बीच में आपस में थोड़ी सी आपका मीडिएशन करके ठीक ठाक करवा देते हैं आपके मसलों को, और अगर ज़रूरत पड़े तो रशिया मस्क को शेल्टर भी देने को तैयार है कि वो अब रशिया में आ जाए और हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे। और मॉस्को पहुंचकर एरोल मस्क जो कि उसके फादर है इलॉन मस्क के, उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की बहुत तारीफ की है कि वो बहुत एक पावरफुल शख्सियत हैं, काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। तो उनसे पूछा गया क्या वो रशियन प्रेसिडेंट से मिलने पर कुछ सवाल पूछेंगे, तो उनका कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि वो अभी ऐसी जगह पहुंच गए जहां वो पुतिन से सवाल पूछ सके। लेकिन रूस में पिछले कुछ सालों में ज़िंदगी बेहतर हुई है और ये उनका लीडरशिप बहुत अच्छा है। तो मैं बल्कि वो उससे पूछा, वो कहते हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या वह सिखा सकते हैं कि अच्छी लीडरशिप किसे कहते हैं। यानी कि ही वॉन्ट्स टू, एरोल मस्क जो है वो पुतिन के पास एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि भाई आप इतने महान नेता बने हैं तो कैसे बने, जरा मुझे भी बताइए, थोड़े बहुत गुर मुझे भी सिखा दीजिए। तो इस किस्म की बातें भी क्या कहते हैं कि चीज़ें हो रही हैं। एक्चुअली जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो आया है उसको लेकर मस्क और ट्रंप के बीच में बहुत भारी विवाद है। इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल की खरीद पर मिलने वाली टैक्स छूट को ख़त्म करने का प्रस्ताव भी था और बाइडेन सरकार ने नई ईवी खरीदने पर $7,500 की छूट दी थी और ट्रंप इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। जो कंपनियां 2009 और 2025 के बीच में बहुत सारी 2 लाख से ज़्यादा ईवी बेच चुकी हैं उन्हें छूट नहीं मिलेगी, तो इलॉन मस्क के लिए सीधा से ज़्यादा झटका है। इसके अलावा जो स्पेस एक्स है, तो स्पेस एक्स का जो फ़ायदा हो रहा है उसको भी शायद वो कर्टेल करने की बातें हो रही हैं। डॉज में रहते हुए एलॉन मस्क ने हज़ारों लोगों की छटनी की थी, तो मस्क की जो छवि थी उसको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और जो भी है। इस बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ईरान में अटैक किया तो ईरान बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। उनका कहना है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है ज़मीन के बहुत अंदर गहरे में है और उसे ख़त्म करने के लिए बहुत बड़े ताकतवर हमले की ज़रूरत होगी। और अगर बंकर बस्टर बम्स जैसे कि कहा जाता है कि वो तोड़ सकते हैं उसको, अगर वो उसके द्वारा वो कहीं उसको बाधित करने का प्रयास करता है, इजराइल उसको बर्बाद करने का प्रयास करता है, तो उससे फिर तेहरान का एटम बम बनाने का जो इरादा है वो और मजबूत हो जाएगा। एक इजराइल का न्यूज़पेपर है, जेरूसलम पोस्ट है,
उसमें एक इंटरव्यू को पब्लिश किया गया है, जिसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि अगर ये हमला होता है तो फिर इसका एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटिव प्रभाव भी हो सकता है और इससे ईरान का जो सोच है, जो इरादा है और मजबूत हो जाएगा कि वो परमाणु हथियार बनाए। अभी तक नहीं बनाए लेकिन वो बना लेगा फिर। उन IAEA यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना जो UNO की है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे सीधे तौर पर बताया गया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बहुत एक्सपेंडेड भी है और बहुत डीप भी है और उसको विनाश करने के लिए बड़े हमले की जरूरत होगी। तो अगर आप ये कर पाते तो फिर आगे से आप सहन करने के लिए तैयार हो। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक चेतावनी दी है, खासतौर से नेतन्याहू को। उनका कहना है कि अभी मैं देखो उससे बातचीत कर रहा हूँ और जिसकी जो मीडिएशन है ओमान कर रहा है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि जब मेरी बातचीत ईरान से चल रही है और अभी आगे पीछे हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाएं और वहाँ पर हमला करें। जब तक मेरी बातचीत पूरी टूट नहीं जाती और उसके बाद कोई जहाँ पे यू टर्न की कोई संभावना नहीं बनती है, तो फिर आप वहाँ पर जाके ठीक है जो करना करिए, लेकिन फिलहाल आप कोई ऐसी कार्रवाई ना करें जो मेरी एटम बम को लेके जो बातचीत हो रही है, जो न्यूक्लियर एनर्जी को लेके बातचीत हो रही है, वो बाधित हो जाए और फिर वो बीच में डिस्टर्ब हो जाए। ईरान ने इस बीच कहा है कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को यानी कि एटॉमिक प्रोग्राम को और आगे लेके जाएगा और उसको बिल्कुल नहीं रोकेगा, क्योंकि ये ईरान के हित में है और जो हमारे देश का हित है मैं उसको त्याग करने को तैयार बिल्कुल और बिल्कुल नहीं हूँ। एक बांग्लादेश से न्यूज़ लेते हैं कि बांग्लादेश में जो राजनीतिक हलचल है वो काफ़ी तेज हो गई है। मोहम्मद यूनुस के घर और ऑफिस की सुरक्षा बढ़ गई है। विरोध प्रदर्शन यानी एजिटेशंस के ऊपर, रैलीज के ऊपर बैन लगा दिया गया है। ये मुझे लगता है कि जो मैंने कल एक प्रोग्राम में बात की थी कि एक जो रिफॉर्म्स चार्टर आ रहा है जुलाई के अंदर, क्या उसके अंदर कोई बहुत बड़े रिफॉर्म्स आ रहे हैं, कोई बहुत बड़े फैसले आ रहे हैं जिससे कि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, जिसमें आर्म फोर्सेस के लोग हैं, जिसमें सिविल सर्वेंट्स हैं, जिसमें अपोजिशन पार्टी हैं, जिसमें टीचर्स हैं और जिसमें बाकी जो गवर्नमेंट अफसर्स हैं वो डरे हुए हैं कि अल्टीमेटली वो क्या करना क्या चाहते हैं। एक डेली स्टार की रिपोर्ट आई है। डेली स्टार ढाका का पेपर है, बड़ा फेमस पेपर है। उनका कहना है कि ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ढाका के अंदर रैलीज में, प्रदर्शन पर, जुलूस पर, सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। आप सभा भी नहीं कर सकते हो। अब ये मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग अगेंस्ट डेमोक्रेसी कि आप कोई जुलूस निकालना चाहता है, कोई रैली निकालना चाहता है, कोई सभा करना चाहता है, अगर आप उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रतिबंध लगा दोगे तो फिर तो डेमोक्रेसी अंदर चली गई। और एक कानून और कहा जा रहा है कि बिना किसी उचित प्रक्रिया के 14 दिन के लिए आपको किसी को बर्खास्त किया जा सकता है या उसको जेल में डाला जा सकता है। ढाका में कई रास्ते जो हैं सील कर दिए गए हैं। ये दरअसल ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा है, जिसमें मोहम्मद यूनुस का अपना जो घर है, जमुना गेस्ट हाउस है, बांग्लादेश सेक्रेटेरिएट है और आसपास के क्षेत्रों को सील कर दिया गया। कोई वहाँ पर आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। सिविल सर्वेंट्स जो हैं और ढाका सेक्रेटेरिएट के जो ऑफिसर्स हैं या जो कर्मचारी हैं, वो यूनुस सरकार के जो ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ कई हफ्तों से विरोध कर रहे हैं। ये डेली स्टार की भी रिपोर्ट है। और सिविल सर्वेंट ने इसको जो अध्यादेश जारी किए हैं यानी कि जो ऑर्डिनेंस आए हैं उसको ब्लैक कानून का दर्जा देते हुए इसको कैंसिल करने की मांग की है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप प्रदर्शन पे, रैली पे, सभा पे, एजिटेशंस के ऊपर अगर आप उसके ऊपर क्या कहते हैं कि बैन लगा देते हैं तो फिर थोड़ा सा इसका मतलब यूनुस की मुश्किल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यूनुस ने पिछले साल 8 अगस्त को बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की कमान संभाली थी और बहुत सारे लोगों को उन्होंने खुश भी किया है, बहुत सारे लोग उनसे नाराज़ भी हैं, लेकिन BNP जो कि सबसे बड़ी पार्टी है उनसे काफ़ी हद तक नाराज़ है और यूनुस के साथ खींचतान की खबरें उनकी लगातार आती रहती हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही है और इस बीच जल्दी ही अब पाकिस्तान का बजट भी आने वाला है। देखते हैं, हालांकि बजट तो IMF ने बनाया है, लेकिन क्या उस बजट के अंदर डेवलपमेंट के लिए कुछ रखा है उसको भी देखने की ज़रूरत होगी, या फिर ज़्यादा करके पैसा जो है वो पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि ब्याज भी चला जाएगा और बाकी कुछ बचेगा नहीं, और जो बचेगा वो आर्मी के पास चला जाएगा। सुना 18% इंक्रीज होने जा रहा है आर्मी के बजट में। जब पूरी डिटेल मेरे पास आएंगी तो कुछ और उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए, हो सके तो छोटी छोटी मदद कीजिए। अच्छी रिसर्च बेस्ड रिपोर्टिंग को आपकी मदद की ज़रूरत होती है।
तो छोटी छोटी मदद करेंगे तो आप अच्छी रिपोर्टिंग के लिए आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।